हेलो दोस्तों, रीट मेंस एग्ज़ाम को लेकर के आज चयन बोर्ड वेबसाइट पर एक नया नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, जिसमें ड्रेस कोड को लेकर के, एग्ज़ाम सेंटर पर ले जाने वाले डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और एडमिट कार्ड संबंधित सभी बातों को लेकर के कुल 22 दिशा निर्देशों को लेकर के नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण बातों को लेकर के डिटेल डिस्कशन करेंगे, सभी बातों को समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और सभी बातों को जरूर से जान लें, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और अच्छे प्रकार से कोई भी अगर आपके कमी है डॉक्यूमेंट वगैरह में, तो उन चीज़ों को आप अभी से अपडेट करवा सकें। सबसे पहली बात, आपके एग्ज़ाम की डेट वगैरह आपने अच्छे प्रकार से नोटिस में ला लेनी है, और जो आपके एग्ज़ाम की पारी है उसको अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लेना है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले आप सेंटर पर पहुंचना सुनिश्चित करें। जैसे आपके 10 बजे एग्ज़ाम है सुबह, तो 8 बजे ही आप सेंटर पर पहुंच जाएंगे। 9 बजे सेंटर बंद कर दिया जाएगा। और जिनकी 3 बजे से एग्ज़ाम है सेकेंड पारी में, तो 2 बजे सेंटर बंद कर देंगे। 1 बजे ही आप पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी तलाशी वगैरह, बायोमेट्रिक, फेस रिकॉग्निशन वगैरह सारे काम रहेंगे, तो उनमें काफ़ी टाइम लग जाने वाला है। सेंटर के लोकेशन में पहुंचने में काफ़ी माथापड़ी रहेगी आपको। गाड़ी वगैरह जो भी आप राशन कार्ड ले जा रहे हैं या बस से जाएंगे, ट्रेन से जा रहे हैं, जहाँ पर सेंटर मिलेगा तो वहाँ पहुँचने में काफ़ी सारी दिक्कतें रहेंगी। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको समझना है, कोई भी दिक्कत समस्या ना हो, परीक्षा आप सुख शांति से दे लें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम से सेंटर पर पहुँच जाएँ। 2-4 मिनट लेट होंगे तो आपको पता है कि सेंटर में एंट्री नहीं मिलने वाली है, तो उस चीज़ को समझना है और टाइम से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। पहली ज़रूरी बात तो ये हो गई है। अब बात करते हैं 22 जो महत्वपूर्ण बातें हैं। आपका एडमिट कार्ड 12 जनवरी को आ जाने वाला है, जिसे आप SSO ID से लॉगिन करके प्रिंट आउट कर लेंगे। ये कुछ दिशा निर्देश उसको लेकर के बात करेगी है। जैसे एडमिट कार्ड जारी होगा, जनरली दोपहर बाद जारी होने के चांसेस रहते हैं, तो वो दोपहर बाद जैसे जारी होगा, और वहाँ पर जारी किस प्रकार से डाउनलोड करना है, प्रिंट कैसे करना है, तो उसमें क्या कुछ नया अपडेट होगा, तो वो भी आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कशन कर लेंगे। तो चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे जो भी नए स्टूडेंट चैनल पर आ रहे हैं। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि परीक्षा के बाद आपका जो पेपर बुकलेट है और जो OMR सीट है, दोनों आपको ले जाने की अनुमति रहेगी। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इसके बाद में तीसरा बिंदु है, आवेदक यह सुनिश्चित कर लेवें कि आपने निर्धारित शैक्षणिक पात्रता और योग्यता आपने पूरी कर ली हो। तो जिनका पेपर बैक है, वो अपेयरिंग लगा करके जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, तो उनको भी दिक्कत समस्या नहीं रहने वाली है। आपके बैक पेपर का भी जो एडमिट कार्ड नहीं, सॉरी, टाइम टेबल आपका आ गया है। आई थिंक 27 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। पीछे हमने एक वीडियो में कवर अप भी कर लिया था, तो वो लोग उस वीडियो को देख करके अपनी उन एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू कर देंगे इस एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही। तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। योग्यता जो आपका मेन रिजल्ट है, वो तो एग्ज़ाम के फॉर्म से पहले ही आ गया था, तो इस चीज़ को समझेंगे। तो ये उसके लिए बात करी गई है। अगला बिंदु है कि आप जो यात्रा कर रहे हैं रेल, बस से या जो भी किसी गाड़ी से, तो उसकी छत पायदान पर लटक करके बैठ करके इस प्रकार से ना आवें। अच्छे प्रकार से परीक्षा सेंटर और यात्रा के दौरान आप सावधानी रखें, अनुशासन बनाए रखें। कोई भी ऐसी आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो आपको परीक्षा से वंचित रख सकते हैं, कोई कार्रवाई भी आप पर हो सकती है। उसके अलावा भी जान है तो जहान है, तो जान की आपको सबसे ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। तो आराम से, संयम से, पेशेंस रखते हुए यात्रा करें। ज़्यादा दूर सेंटर मिलता है तो एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाना सुनिश्चित करें, और आसपास की लोकेशन अच्छे प्रकार से देख लेवें, सेंटर अच्छे प्रकार से सुनिश्चित कर लेवें, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। पांचवी बात है कि आपके ऐसे कोई स्टूडेंट जो जिस सेंटर पर कोई शिक्षक रूप में या फिर किसी भी काम में आपको सेंटर पर ड्यूटी मिली है और उसी सेंटर पर आपका एग्ज़ाम सेंटर आ गया है, तो एग्ज़ाम सेंटर से पहले ही जाकर के आप उनको बता देंगे तो आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, और अगर आप नहीं बताते हैं तो कार्रवाई करी जा सकती है आपके ऊपर। ये बात रही। अगला बिंदु है, छठा बिंदु, परीक्षा सेंटर पर 2 घंटे पहले आप लोग पहुंच जाएंगे, ताकि तलाशी के उपरांत समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर आप लोग बैठ सकें। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पहले ही परीक्षा सेंटर में अनुमति होगी। 1 घंटे पहले परीक्षा सेंटर बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद में कोई किसी प्रकार की एंट्री नहीं रहेगी। तो जैसे जिनकी एग्ज़ाम 10 बजे से स्टार्ट है तो 9 बजे सेंटर बंद हो जाएगा, जिनकी एग्ज़ाम 3 बजे स्टार्ट है तो 2 बजे सेंटर बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है तो उसमें और अच्छे प्रकार से जानकारी मेंशन होगी। इसके बाद में अगला सातवां बिंदु है कि परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल प्रवेश पत्र क्या क्या लाना है, डॉक्यूमेंट, उनको लेकर के बात हो रही है। तो जो आपका एडमिट कार्ड जो प्रिंट करेंगे तो वो लाना है। एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड लाना है। और आधार कार्ड में फ़ोटो को लेकर के जो बात हो रही थी कि 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पुरानी भी है तो आपकी फेस उसमें ठीक प्रकार से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल पुरानी फ़ोटो आधार कार्ड में लगा रखी है, आपके फेस से मैच नहीं हो रही है, तो उस केस में आपकी एंट्री पर सवाल खड़े हो जाएंगे।
आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। जन्म तिथि का अंकन से तात्पर्य है कि जैसे किसी के सिर्फ 1947 लिखा हुआ है तो वो लोग यहाँ पर दिक्कत खड़ी हो सकती है। आपके 15 अगस्त भी यहाँ पर मेंशन होना चाहिए और 15 अगस्त 1947 कंप्लीट आपके DOB वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। बाकी बात करें विशेष परिस्थिति में आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि, मतदाता पहचान पत्र, लाइसेंस वगैरह को लेकर के भी आपको एंट्री मिल सकती है। अगर आधार कार्ड में कोई इशू है तो इनमें से भी कोई डॉक्यूमेंट आप साथ में लेकर के आएँ, और ये ओरिजिनल की बात हो रही है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना है, इनसे मिलान किया जाएगा। उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु, चिपकाने हेतु आपको पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो भी आपको लानी है। जो अब यहाँ पर पता नहीं क्या सारे टेक्निकल वर्ड यूज़ करे गए हैं, बट आपको ध्यान रखना है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप अब कितनी लानी है यहाँ कोई मेंशन कुछ नहीं है, तो आप 2 फ़ोटो ले आएगा। जनरली एक ही फ़ोटो का काम रहेगा वहाँ एंट्री के लिए, बट आप 2 फ़ोटो लाएंगे तो इमरजेंसी में कोई इशू रहता है तो आपके काम आ जाने वाली है। और एक लाना है आपको पारदर्शी बाल पॉइंट पेन। पारदर्शी पेन से तात्पर्य है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अंदर जो स्याही वाली रिफिल है वो ठीक प्रकार से शो होनी चाहिए, जो कि आप स्क्रीन पर एक पेन का एग्जांपल देख पा रहे हैं, और कोई सामान लाने की अनुमति नहीं रहेगी, ऐसा यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। आगे बात करें, अगला 8वां बिंदु है कि परीक्षा सेंटर में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने तलाशी के बाद में ही आपको सेंटर पे एंट्री मिलेगी। फेस रिकॉग्निशन के बाद में सतर्कता दल द्वारा जांच के बाद में आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो वहाँ चेकिंग करने वाली टीम का सहयोग करना है अपने को, और अच्छे प्रकार से सारे रूल्स को फॉलो करना है, और अपने रोल नंबर चेक करके ठीक जगह पर जाकर के आवंटित कक्ष में जाकर के बैठ जाना है, इधर उधर नहीं घूमना है। ये बात रही। 9वां बिंदु है, परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहन करके आने की अनुमति नहीं रहेगी। तो कोई भी घड़ी पहन करके नहीं आना है किसी भी प्रकार की। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में अपने साथ में नीले रंग का पारदर्शी बाल पॉइंट पेन, जैसा कि मैंने आपको फोटो दिखा दिया है, तो उसी तरीके का कोई पेन होना चाहिए। बाकी ऐसा कवर्ड कोई ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ऐसा कोई अलग नहीं होना चाहिए। बाल पॉइंट पेन ब्लू नीले कलर का, जिसमें ट्रांसपेरेंट हो, रिफिल आर पार दिख रही हो, ऐसा पेन होना चाहिए। उसके अलावा और कोई सामान नहीं है, जैसे कि आप पानी की बोतल लाना चाहें, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पेड़, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, लॉग, टेबल, स्कैनर, किताबें, बुक, पर्चियाँ, वाइटनर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाइड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार, कोई चाकू छुरी मत लाना भाई लोग। पिछले वीडियो में अध्यक्ष साहब ने भी मेंशन किया था कि चाकू छुरी मत लाना है, और कहीं आपका पेपर देख करके दिमाग घूम जाए कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी इसी प्रकार की सामग्रियां नहीं लाना है। मोबाइल फ़ोन तो आप लोग लेकर के जाने ही वाले हैं सेंटर को लोकेट करने के लिए, उस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आप जल्दी पहुंच जाएंगे तो अपना मोबाइल फ़ोन को अच्छे प्रकार से सुरक्षित जगह पर रखने का स्थान आप ढूंढ लेंगे। तो ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले ही आप सेंटर पर पहुँच जाएँ। उसके बाद में कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा इनके साथ में, और केंद्र पर सुरक्षित रखने की कोई जगह भी नहीं रहेगी। जनरली तो जगह रहती है, बाकी इन्होंने साफ साफ पल्ला झाड़ दिया है, मना कर दिया है कि कोई भी जगह हमारी तरफ से नहीं रहेगी। बाकी सेंटर वाले जगह अफोर्ड करवा देते हैं, वहाँ से जगह की व्यवस्था वो सेंटर वाले करवा देते हैं। इसके बाद में बात रही 10वीं बात है, परीक्षा में जो दिव्यांगजन, जो विशेष योग्यता वाले स्टूडेंट हैं, तो उनकी अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी को श्रुत लेखक चाहिए होगा, अपने जो लिखने वाला चाहिए होगा, ब्लाइंड कोई कैंडिडेट है, तो उनके सारे रूल्स वगैरह तो एक दिन पहले सेंटर पर पहुंच करके वो इस चीज़ को बारे में बता देंगे कि मेरी एग्ज़ाम कौन देने वाला है, तो श्रुत लेखक के बारे में बता देंगे, उसकी शैक्षणिक योग्यता वगैरह ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। और आपके लिए, आप अगर खुद से नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, खुद से नहीं आपको कोई मिल पा रहा है, तो 2 दिन पहले जा कर के और आप यहाँ से बोर्ड के माध्यम से शुरू लेकर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो 2 दिन पहले आप सेंटर पर इसको इन्फॉर्म कर देंगे उसके। और ये जो सारा चीज़ें हैं इनका विस्तृत नोटिफिकेशन जो है बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो वहाँ से डाउनलोड भी कर लेंगे। 11वां बिंदु है, स्रोत लेखक की शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर कम ही होनी चाहिए, और इसका दोनों यहाँ पर क्या करेंगे, इस बात का उल्लेख करेंगे वचन पत्र में। 12वां बिंदु क्या है, अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्रक की कार्बन कॉपी। आपकी जो OMR सीट की जो आपको कार्बन कॉपी दी जाने वाली है, तो उत्तर पत्रक की कार्बन कॉपी को आपके साथ ले जाने की अनुमति रहेगी, और उसे परीक्षा के परिणाम जारी होने की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने के बाद तक भी सुरक्षित आपको रखना होगा। सिलेक्शन की प्रोसेस तक भी वापस मांगी जाएगी, तो आपको संभाल के रखना है, बाद में भी काम आएगी। आवश्यक कार्रवाई आप पे कर सकते हैं, अगर आपने उसको घुमा दिया तो उसको संभाल के रखना है भाई लोग, एग्जाम होते ही उसको फाड़ के मत आ जाना। तो ये ध्यान रखना है कि वो संभाल के रखनी है OMR सीट को।
उत्तर पत्रक के बबल और गोले भरने हेतु उचित दबाव के साथ भरें ताकि कार्बन प्रति पर स्पष्ट प्रभाव आवे। तो जो आप गोले काले करने वाले हैं तो अच्छे प्रकार से गोलों को काला करें ताकि कार्बन कॉपी जो रहेगी पीछे तो उसके ऊपर अच्छे प्रकार से ऑप्शन टिक हो जाए कि कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया था। ये बात रही। इसके बाद में अगला बिंदु है कि यदि कोई भी परीक्षार्थी गलत पारी में या गलत कक्ष में बैठ कर के परीक्षा देता है तो उसे अपात्र और अग्रिम परीक्षाओं में डिबार किया जा सकता है। तो अपना जो सेंटर है वो अच्छे प्रकार से चेक कर लेंगे, रोल नंबर, सीट, वो सारी चीज़ें अच्छे प्रकार से मैच कर लेंगे, एग्ज़ाम पर ठीक टाइम से पहुंच जाएंगे ताकि कोई हड़बड़ी ना रहे, कोई जल्दबाजी ना रहे। तो संयम, पेशेंस रखना ज़रूरी हो जाता है ऐसे टाइम पर, तो वो ध्यान रखेंगे, अदरवाइज डी बार आपको कर सकते हैं। ई प्रवेश पत्र में रोल नंबर की सभी डिजिट देख करके अच्छे से मिलान करके सही सीट सही रोल नंबर बैठना, सही सीट सही रोल नंबर पर बैठना सुनिश्चित करें। ये बात रही। 14वां बिंदु है कि परीक्षार्थी जिन्होंने फर्जी EWS, PH, स्पोर्ट्समैन, डिवोर्स, विडो, कास्ट सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनवाया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करी जाएगी। किसी भी परीक्षार्थी ने जानबूझ करके या गलती से किसी एक परीक्षा से ज़्यादा परीक्षा फॉर्म भरे हैं और वो एक से ज़्यादा पारी में परीक्षा देने जाता है तो बायोमेट्रिक में पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस चीज़ को लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड का पहले भी ट्वीट रहा है कि OTR में अब नया अपडेट हो रहा है। OTR अपडेट होना शुरू हो गया है जिसमें आपने जो भी क्वालिफिकेशन अर्जित कर रखी है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही अपलोड कर देने होंगे, तो वो सारी चीज़ें चेक रहेंगी। तो किसी ने भी कोई फर्जी कुछ बना रखा है या एक से अधिक फॉर्म आपने अप्लाई कर रखे हैं, एक से अधिक जगह पर आप लोग 2-3 जगह कोई डमी कैंडिडेट एग्जाम देने जाते हैं, तो उनका पता चलते ही कार्रवाई तगड़ी रहेगी और डी बार रहेंगी परमानेंट, और कार्रवाई जो रहेगी कानूनी वो अलग हो जाएगी। और 16वां बिंदु है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले कभी किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए दूसरे नाम से परीक्षा दी है और अब अपने ही नाम से इस परीक्षा में बैठ रहा है तो उसे भी डी बार किया जाएगा और नियमानुसार पुलिस कार्रवाई रहेगी। तो चेकिंग में जैसे ट्रैकिंग में जो फिंगरप्रिंट वगैरह पहले से कोई एडेड आ जाती है ऐसे कैंडिडेट की तो उसे भी डी बार किया जाएगा। 17वां बिंदु है परीक्षा केंद्र पर यदि फ्रिस्किंग के दौरान आपके पास मोबाइल ब्लूटूथ डिवाइस पाया जाता है तो नियमानुसार कानूनी जुर्म मान करके उसको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं रहेगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। ये बात रही परीक्षा से संबंधित। अब बात करते हैं परीक्षार्थी के लिए जो ड्रेस कोड काम में लिया जाएगा उसको लेकर के भी काफ़ी सारे डाउट्स थे पिछले वीडियोज़ में, तो यहाँ पर बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि किन चीज़ों की अनुमति है। लेफ्ट साइड तो अनुमति वाली बात कही गई है, क्या अनुमति नहीं है वो राइट साइड मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले क्या अनुमति है इसी को लेकर के बात करते हैं। तो पुरुष अभ्यर्थी पूरी आस्तीन का शर्ट, फुल बाजू शर्ट आप पहन सकेंगे, फुल बाजू टी शर्ट आप लोग पहन सकेंगे, कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, पैंट पहन करके आएंगे। इसमें ध्यान रखना है जींस नहीं पहनना है, जींस वाले पैंट के लिए मना किया है। आगे हम क्या अनुमति नहीं है उस फील्ड में बात कर लेंगे इस बारे में। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी या पूरी आस्तीन की शर्ट, आधी या पूरी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज पहन करके बालों में साधारण रबड़ बैंड लगा करके आए, क्लिप वगैरह ना लगाएं, कोई बटरफ्लाई वगैरह अलग अलग 70 चीज़ें होती है, अब इतना पता नहीं है मुझे, बट साधारण रबड़ बैंड ही लगा करके आप लोग आएँ। ये बात रही। तीसरी बात ध्यान रखनी है कि कोट, स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल और बड़े बटन नहीं होने चाहिए, प्लास्टिक बटन हो, किंतु अभ्यर्थी को आवश्यकता पड़ने पर जांच के समय उसे उतरवा करके जांच करवाना होगा, तो उतरवा करके जांच करवा सकते हैं। जनरली ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और उसके बाद में चौथा बिंदु है कि परीक्षार्थी को कांच वाली जो पतली चूड़ियां हैं ये पहन करके आने की अनुमति रहेगी। तो पतली चूड़ियां आप कांच की वो पहन सकते हैं। सादा कलावा, जनेऊ जिसमें किसी प्रकार का मेटल ना हो तो वह पहन सकते हैं। हवाई चप्पल, स्लीपर, सैंडल, जूते व मोजे सभी छोटे टखने तक पहन करके आने की अनुमति रहेगी। तो आप चप्पल में आ सकते हैं, सैंडल में आ सकते हैं, जूते मोजे सभी छोटे टखने तक के पहन करके आ सकते हैं। तो छोटे वाले मोजे पहनने आपको, ऊपर जो आधे पैर को कवर करने वाले मोजे आते हैं तो वो नहीं पहनना है, छोटे टखने तक के आप पहन सकते हैं, नीचे तक के। 7वां बिंदु, जो और कैंडिडेट्स हैं जो जैसे सिख धर्म का अभ्यर्थी है तो कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि की उनको धारण करके परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, किंतु कृपाण छोटी साइज की और कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति उसे नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी को गहन जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले उपस्थित होना होगा। तो ये सारी बातचीत यहाँ पर है। और उसके बाद में वर्णित जो प्रतीक है इनमें कोई संदेहास्पद उपकरण कोई है तो वहाँ चेक कर सकते हैं और उनको नहीं ले जाने दिया जाएगा अगर कोई भी संदिग्ध कुछ नज़र आ रहा है।
ये बात तो रही क्या क्या लाना है। अब क्या क्या नहीं लाना है, तो इस चीज़ को भी गौर से आपको समझ लेना है। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को जींस पहन करके आने की अनुमति नहीं होगी, ये पहले पॉइंट में ही क्लियर कर दिया है कि जींस आप लोग नहीं पहन सकते हैं। उसके बाद में अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जींस पहन करके आता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। तो कोई अपवादित अगर पहन करके आ जाता है तो परीक्षा से वंचित नहीं करेंगे, उसकी गहन जांच रहेगी। महिला अभ्यर्थी की जांच महिला अधिकारी कार्मिक द्वारा करवा करके यह सुनिश्चित कर लिया जाना आवश्यक होगा कि उसके पास किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस नहीं है, और उससे अनुमति दे दी जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थी से वचन पत्र भरवाया जाएगा। तो एक अलग प्रोसेस में आप लोग फंस जाएंगे, तो उससे बचने के लिए आपको समझना है कि नॉर्मल पैंट पहन करके आए, तो जींस पैंट आपको नहीं पहनना है। जींस पैंट में थोड़ा सा जो ज़्यादा इशू रहता है वो एक मेटलिक बटन वाला रहता है, बाकी तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा बिंदु, परीक्षार्थियों को मुख्यतः जो घड़ियों के लिए मना किया गया था तो उसको लेकर के यहाँ पर बात मेंशन की करी गई है कि रिस्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, मोबाइल आदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं रहेगी। कम्युनिकेशन किया जा सके तो वो पेपर लीक करने में अनुसूचित मदद कर सकते हैं, तो ऐसे आपको कुछ भी नहीं लाना है, इनकी पाबंदी रहेगी। और जांच एजेंसी ड्रेस कोड की गहन जांच करने वाली है। तो ये बात रही। अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच, जड़ाऊ, पिन या बैज या फूल आदि लगा करके लाने की अनुमति नहीं रहेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिंपल सादा आपको सरल बन करके आना है। किसी भी प्रकार के जेवरात, अन्य प्रकार की चूड़ियाँ, अंगूठी, ब्रासलेट आदि पहन करके ना आवे। कोई भी गहने वगैरह हैं तो उनको पहले से ही घर पे रख करके आए, सेंटर पे खोल करके रखेंगे, फिर इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी कि यार क्या पता कोई उठा ले जाए, क्या हो जाए, तो उन चीज़ों से बचने के लिए घर पे ही छोड़ के आए उन चीज़ों को। और अगला बिंदु है कि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा 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 क्या होता है, गंडा, ताबीज, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर, टाई, मेटल चेन वाले जर्किन, ब्लेजर पहन करके परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। मेटल चेन वाले जूते भी पहनने की अनुमति नहीं रहेगी। तो मेटल चीज़ों से बचना है भाई, नॉर्मली कपड़े के, और जो प्लास्टिक वाले बटन से कवर रहता है तो वही आप लोग पहनेंगे। उसके अलावा बात करते हैं, किसी अभ्यर्थी के पास में गेट पर चेकिंग के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन, कोई भी हथियार, चाकू चोरी की बात यहाँ पर भी आ गई है, तो ऐसा पाया जाता है तो अभ्यर्थी जानबूझ करके गलत मंशा से उसको उपयोग में ला सकता है, तो उसको अपात्र कर सकते हैं और नियमानुसार कार्रवाई भी रहेगी। तो ये सारी बात है ड्रेस कोड पर। उपरोक्त ड्रेस कोड में आप लोग आएंगे तो तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो ये आपके ड्रेस कोड को लेकर के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर आपका डाउट अभी भी बचा है तो कमेंट में बताएंगे, कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु को पहन करके आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह विवाद संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े जो केंद्र अधीक्षक हैं तो उनसे उनका निर्णय मान्य रहेगा, तो वो लोग अच्छे प्रकार से चेक कर लेंगे कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति रहेगा तो उसको लेकर के। नकल और अनुचित साधनों का उपयोग आदि में संलिप्तता हेतु जो कठोर कानून है उनको लेकर के 19वां बिंदु मेंशन किया गया है कि परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं, और परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी भी बहकावे में ना आवे। कोई भी सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक जो प्रचार हैं इन पे विचार ना करें। परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग या अनियमितता गतिविधि जो है ये धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई रहेगी, और ऐसे अभ्यर्थी आगे परीक्षा देने से वंचित डी बार उनको कर सकते हैं। ये बातचीत रही। परीक्षार्थी हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के यहाँ पर 3 बातें मेंशन करी गई है, अब ये भी जान लेते हैं। तो परीक्षा आयोजन के बाद में समय बोर्ड द्वारा मास्टर जो प्रश्न पत्र है उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को 100 रुपये का शुल्क रखा गया है। कोई भी प्रश्न में कोई भी इशू रहता है तो आप आपत्ति कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न रहेगा। या फिर प्रत्येक आपत्ति, एक बार आपत्ति आप करेंगे तो कितने प्रश्नों पर एक साथ कर सकते हैं, तो सभी के लिए 100 रुपये रहेंगे या प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 रुपये रहेंगे, तो ये तो अभी क्लियर नहीं है। बाकी जो नोटिफिकेशंस आएंगे आगे जैसे प्रोसेस शुरू होगी तो वहाँ पर डिटेल में मेंशन होगा तो तब हम बात कर लेंगे। और परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी कठिनाई की परिस्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केंद्र के जिले से संबंधित परीक्षा समन्वयक
एवं जिला नियंत्रण कक्ष जिनके दूरभाष नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे से संपर्क किया जा सकता है। कोई भी इशू रहता है, कोई भी परीक्षा में कठिनाई आपको आती है तो तुरंत आप लोग संपर्क कर लेंगे। परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे जो भ्रामक प्रचार हैं इन पर विश्वास ना करें। बोर्ड द्वारा जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं, जो बोर्ड की वेबसाइट पर जो विज्ञप्ति जारी हो रही है, उन्हीं को अधिकृत माना जाए। जैसे हमने पूरे वीडियो में जो सारे 22 पॉइंट बात कर रहे हैं तो वो नोटिफिकेशन के आधार पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी किंतु परंतु हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सारी जानकारियाँ हैं वो नोटिफिकेशन में मेंशन करी गई है। तो ऐसे कोई भ्रामक जो प्रचार कोई भी सोशल मीडिया पर कोई एआई जनरेटेड कोई वीडियो अगर बना देते हैं तो उन पर आपको भरोसा नहीं करना है। जो भी कोई जानकारी है, जो भी कोई अपडेट रहेगी परीक्षाओं से संबंधित, वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन है इन पर ही आपको भरोसा करना है। और कोई इशू रहता है तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। RSSB नोटिफिकेशन आप सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट पर नोटिफिकेशन वहाँ पर देखने को मिल जाने वाले हैं। ये सारे बातचीत थी आपके परीक्षा संबंधित। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। कोई भी डाउट समस्या रहती है परीक्षा से संबंधित इस वीडियो में कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।